दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो खेला हुआ है उसकी वजह खुद कांग्रेस है। कांग्रेस से लड़ गई और उसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया और बीजेपी ने ये फायदा उठाते हुए एक हारी हुई सीट कांग्रेस से जीत ली, राज्यसभा की एकमात्र सीट, जहां जिस हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहां बीजेपी ने अपना राज्यसभा सांसद चुन लिया। इसकी वजह क्या है? इन वजहों के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? वीरभद्र सिंह का परिवार, जिन एमएलए यानी जिन विधायक ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की, वो क्यों नाराज थे, और जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा वो कैसे कांग्रेस में सेंध लगाने में कामयाब रहा, इन सबको बताएंगे कि इनसाइड स्टोरी में कौन कौन से फैक्टर रहे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हुआ क्या है। हिमाचल प्रदेश में 14 महीने पहले चुनाव हुए थे और उत्तर भारत में कांग्रेस को खुशी देने वाले ये पल थे, और इन पलों में कांग्रेस ने अपनी खुशी ढूंढने के लिए बहुत कुछ कहा था उस वक्त। और हिमाचल प्रदेश में सुखदेव सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस ने वहां अपनी सरकार बनाई और सुक्खू मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के। 40 सीटें जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश में सुखदेव सिंह सुक्खू जब मुख्यमंत्री बने तो इसकी नींव यानी कांग्रेस की जो नींव थी उसी वक्त हिल गई थी। वीरभद्र सिंह का परिवार, जो 7 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उनका परिवार किसी भी तरह से नहीं चाहता था कि सीएम की कुर्सी उनसे जाए। उनकी जो पत्नी है प्रतिभा सिंह, उनके बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। प्रतिभा सिंह अभी कांग्रेस की वहां अध्यक्ष हैं और विक्रमादित्य सिंह वहां यानी कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है आज। हिमाचल प्रदेश में असंतोष का बुलबुला यूं ही नहीं फूटा। इस असंतोष की नींव तो तभी पड़ गई थी जब चुनाव जीतने के बाद राज्य में सरकार बनाने की बारी आई। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में आई, तो ये पहला मौका था कि पार्टी के लिए कई परेशानियां लेकर सीएम पद की दावेदारी को लेकर प्रतिभा सिंह सबसे आगे थी, और प्रतिभा सिंह की जो दावेदारी थी, ये दावेदारी ही उनको कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी भी बन गया। कांग्रेस के सेंट्रल नेतृत्व पे परिवारवाद के आरोप हमेशा से लगते रहे और परिवारवाद वहां होता रहा है। इसी परिवारवाद को कम करने के लिए कांग्रेस ने अब की बार वहां वीरभद्र सिंह के परिवार से सीएम ना चुनकर सुखदेव सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया। प्रतिभा सिंह जिस शिमला सीट से ताल्लुक रखती हैं, वहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया था और 8 में से 7 सीटें जीती थी। तब माना जा रहा था कि प्रतिभा को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ज्यादातर नजदीकी नेताओं का समर्थन है, इसलिए प्रतिभा सिंह की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा। लेकिन उनकी विरासत की यानी कि वीरभद्र सिंह की विरासत की अनदेखी की गई और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, यानी कि प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो जो चिंगारी थी वो यहीं से फूटनी शुरू हो गई। सुखदेव सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने, उसके बाद बयानबाजियां शुरू हुई और बयानबाजियों में यह आया कि सबसे पहला जो मामला था, जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह की बयानबाजियां उसी दिन से शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बयानबाजी उस वक्त आई जब उन्होंने पार्टी नेतृत्व को राम मंदिर मुद्दे पर दरकिनार कर। विक्रमादित्य सिंह कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग बयान देते रहे। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान उन्होंने खुलेआम पार्टी लाइन से अलग बयान दिया। विक्रमादित्य सिंह ने तब खुलेआम कहा था कि वे कट्टर हिंदू हैं और देव समाज में आस्था रखने वाले एक हिंदू के रूप में यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस अवसर पर उपस्थित रहें और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बने। विक्रमादित्य सिंह ने यह बयान तब दिया था जब कांग्रेस ने कहा था कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी। सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने आलाकमान को यह जताने से परहेज नहीं किया कि उनके परिवार को सरकार में वाजिब सम्मान नहीं मिला। इस बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य में सरकार चलाते रहे, लेकिन 68 सदस्यों वाली विधानसभा में 40 सीटें लाकर सरकार बनाने वाले सुक्खू अपने विधायकों से संवाद और तालमेल बिठा नहीं सके। ये वो सियासी राजनीति थी जिसमें वीरभद्र सिंह माहिर थे,
वीरभद्र सिंह ऊपरी और निचले हिमाचल प्रदेश की राजनीति को संतुलित रखकर चलने में विश्वास करते थे, इसलिए उन्हें सरकार चलाने में कभी कोई परेशानी। यहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू मात खा गए और यहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो अपने विधायकों को साधने की रणनीति थी उसमें फेल हो गए। और उसी रणनीति की वजह यही रही कि आज जो विधायक खिलाफ गए हैं उनका सीधा आरोप बताने वालों को यह है कि हमें कहीं पूछा ही नहीं। जब हमें नहीं पूछा गया तो हमारे पास कुछ ऑप्शन तो होने चाहिए ना। ये मुख्य बात। बीजेपी ने यहां से गेम खेलना शुरू कर दिया। बीजेपी ने सबसे पहले जो वीरभद्र सिंह के सबसे बड़े रणनीतिकार थे उनको अपनी पार्टी में शामिल। इसी बीच राज्यसभा चुनाव आ गया। इस दौरान 2 घटनाक्रम हुए। इस राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पर्याप्त संख्या बल न रहने के बावजूद हर्ष महाजन को उम्मीदवार बना दिया। यहां हर्ष महाजन की पृष्ठभूमि भी जाननी जरूरी है। हर्ष महाजन को कांग्रेस के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का रणनीतिकार कहा जाता है। हर्ष महाजन 2022 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए थे। तब उनका यह दाव भले ही प्रभावशाली न रहा हो, लेकिन इस बार हर्ष महाजन ने बीजेपी आलाकमान से मिले सहयोग के दम पर कांग्रेस के कद्दावर अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा चुनाव में मात दे। वीरभद्र सिंह के जो सबसे बड़े रणनीतिकार, भाई वो तेज आदमी है, उन्होंने तभी बीजेपी का दामन थामा, लेकिन विधानसभा चुनाव में भले ही वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन राज्यसभा चुनाव में आते आते खेल हो गया। यही होता है कि आपके मोहरे कब फिट बैठते हैं, और महाजन के मोहरे यहां फिट बैठे और उनको बीजेपी नेतृत्व का साथ मिला और उन्होंने खेला। अब दोस्तों आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको आगे की और एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। G23 वाले आनंद शर्मा मन मसोस कर रह गए। राज्यसभा चुनाव की रेस में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी को उतार दिया। पार्टी सिंघवी की जीत को लेकर बेफिक्र थी। सामान्य परिस्थितियों में 40 विधायकों के साथ सिंघवी की जीत को लेकर कोई दुविधा भी नहीं थी, लेकिन यहां अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था। माना जा रहा है कि सीनियर कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा भी राज्यसभा जाना चाहते। आनंद शर्मा शिमला से आते हैं, लिहाजा हिमाचल से बतौर राज्यसभा उम्मीदवार उनकी दावेदारी को नैतिक समर्थन भी हिमाचल कांग्रेस में मिल रहा। लेकिन आनंद शर्मा कांग्रेस के असंतुष्टों के उस ग्रुप में, जो G23 ग्रुप बना था, उसका हिस्सा थे, जिन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात उठाई थी और अध्यक्ष पद के चुनाव की मांग की थी। ऐसे में आला कमान ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को तवज्जो नहीं दी और आनंद शर्मा खुन्नस में ही रहे। और कई लोगों का मानना है कि आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी की ये लड़ाई, आनंद शर्मा ने आज अपना दांव खेल दिया। आनंद शर्मा को इग्नोर करना कांग्रेस को भारी पड़ गया। आनंद शर्मा भी चाहते थे कि भाई मुझे भी वहां से, क्योंकि मैं खुद शिमला का हूं, तो मुझे वहां से राज्यसभा में भेजा जाए। आनंद शर्मा वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन हुआ क्या, आनंद शर्मा ने भी खेल खेला। आनंद शर्मा ने अभिषेक मनु सिंघवी का रास्ता रोक दिया, ऐसा कई लोगों का मानना। अब दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं एक और पॉइंट जो मुख्य पॉइंट रहा है। शिमला में जो सिंघवी थे, अभिषेक मनु सिंघवी को बाहरी घोषित कर दिया गया। वहां ये चर्चा हो गई कि ये बाहरी है और इनको यहां से राज्यसभा में भेजा जा रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश की कुछ शक्तियों ने अभिषेक मनु सिंघवी को बाहरी कहना शुरू कर दिया और उनकी दावेदारी का अंदर ही अंदर विरोध होने लगा। सीएम सुक्खू विरोध की इस लहर को भांप नहीं पाए और गच्चा खा गए। चुनाव हारने के बाद सिंघवी ने स्वयं कहा कि ये एक तरह से कांग्रेस बनाम कांग्रेस की लड़ाई बन चुकी थी, क्योंकि जिन 6 विधायकों ने कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने डिनर और नाश्ता उन्हीं के साथ किया था, फिर भी वो उनकी मंशा को समझ नहीं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जो विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, वो सीएम सुक्खू के साथ नाश्ता कर रहे हैं। अब राजनीति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहां देखिए, बोलता कुछ है कोई आदमी और करता कुछ है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और जो शब्द होते हैं वो कुछ और निकल रहे होते हैं। अगर राजनीति में यह समझ आ जाए लोगों को, तो वो राजनेता लोगों के दिमाग को समझ लेता है और उसी तरह से अपने कदम। अब आपको बताते हैं कि ये जो विधायक रहे ये कौन कौन रहे। दिलचस्प ये है कि जिन 6 विधायकों, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला सुधीर शर्मा, लाहौर स्पीति से रवि सिंह ठाकुर, हमीरपुर से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट चैतन्य ठाकुर और कुटलेहड़ देवेंद्र भुट्टो,
ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। उन्हें स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के कैंप का माना जाता रहा है। राज्य की राजनीति पर निगाह रखने वाले लोग बताते हैं कि राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा जैसे असंतुष्ट विधायकों से संवाद न होने की वजह से यह खेल हुआ है। सीएम सुक्खू यहां भारी चूक कर गए, मंत्री न बन पाए। ऐसे नेताओं ने अपनी नाराजगी के चलते सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसे संकेत देने की कोशिश की थी, लेकिन सीएम का तंत्र उनसे संवाद स्थापित नहीं कर पाया। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह तो पहले ही अलग मुद्रा में थी। यही नहीं, सीएम सुक्खू 3 निर्दलीय विधायकों को भी भरोसे में नहीं ले सके, जिन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की है। ये उम्मीदवार शारीरिक रूप से कांग्रेस के कैंप में दिख जरूर रहे थे, लेकिन वोट डालने के लिए इनकी वफादारी बीजेपी के हर्ष महाजन के साथ थी। इसी का नतीजा रहा कि सुक्खू सरकार की नैया आज डगमगा रही। जिस तरह से वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, उससे लगने लगा है कि और बड़ा खेला होने वाला है। और वो जो खेला होने वाला है वो कांग्रेस में हो रहा है सारा का सारा। अब दोष बीजेपी को वो दिया जाए कि बीजेपी वो खेल खेल रही है, तो देखो विपक्ष का काम है और राजनीति में अपनी सत्ता बनाना, अपनी सरकार बनाना, ये रणनीति का खेल। और राजनीति ही वही कहलाती है कि आप किसी भी तरह से शाम दाम दंड भेद से सत्ता में आओ। इंदिरा गांधी भी यही करती थी, यहां भी यही हो रहा है। हर सरकार ये करती है कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से सत्ता में आना। सत्ता में आना ही इंपॉर्टेंट है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और अगर आपके पास सत्ता है तो सत्ता के जरिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने जो आपके विचार हैं उनको अपनी नीतियों के जरिए जनता तक ले जा सकते हैं। तो जनता को अपनी योजनाओं के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। आपकी योजनाओं से अगर जनता लोकतंत्र में संतुष्ट है तो आपको वोट करेगी, अगर संतुष्ट नहीं है तो आपको वोट नहीं करेगी। यही लोकतंत्र का नियम है। अब आपने सत्ता हासिल कर ली और सत्ता हासिल करने के बाद अगर आप जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, भले ही किसी भी तरह से कर पाओ, कुछ नेता फ्री की रेवड़ियां बांट के कर रहे हैं, कुछ नेता विजनरी तौर पे कर रहे हैं, कुछ नेता धार्मिक तौर पर कर रहे हैं। सबका अपना अपना एजेंडा है, कौन कैसे जनता को अपनी ओर आकर्षित कर। यही खेल है राजनीति का और यही चल रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है कि हिमाचल में असली खेल जो था वो कांग्रेस और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे वो समझ नहीं पाए, इस पर आपको क्या कहना है आप भी बताइए। नमस्कार, जय हिंद।